हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। द ग्लोबल इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज मैं दोबारा आपका जो है यूपी टेट सीटेट का दूसरा पार्ट में लेकर के आया हूँ। फर्स्ट पार्ट में लगभग मैंने 25 क्वेश्चंस मैंने करवा दिया था, ठीक है ना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे बाबू, है ना। ग्रामर में जो भी आपके 30 नंबर कंपटीशन में बनने वाले हैं यूपी टेट सीटेट में या अन्य कोई एग्जाम हो गया, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लगता है कि इंग्लिश कहीं आता है, अगर कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो और उसमें अगर आप बैठ रहे हो, ठीक है, और उसमें अगर इंग्लिश इंक्लूड है तो कन्फर्म मैं बता रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े हुए हो तो कन्फर्म मैं बता रहा हूँ उसमें इंग्लिश में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होने वाली नहीं है, ठीक है ना। इतना मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ, ये सिक्योरिटी मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है ना। तो आज हम लोग दूसरा पार्ट इसको देखेंगे, 26 से देखेंगे, ठीक है। क्या है क्वेश्चंस, क्या इसमें नियम लगते हैं और सारी चीजें हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कई नियम मैं आपको बताता हूँ, है ना। बस मैं आपसे यही कहता हूँ बाबू, जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए द ग्लोबल इंग्लिश, उसमें मेरा लोगो आएगा, मेरा फोटो नहीं लगा रहेगा लेकिन लोगो आ जाएगा, उसमें द ग्लोबल TGE का लोगो आएगा। उस चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपके जितने भी बड़े भाई हैं, है ना, जो कंपटीशन की तैयारी कर रही है, आप ये समझ जाए कि ये 11th से 9th से लेकर के 12th, फिर 12th से लेकर के मान के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो सबके लिए क्या ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ये हर कोई ये पढ़ सकता है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, क्या है पहला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। बताइए इसमें क्या होगा। द कमेटी वाज डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, द कमेटी वाज वन on this point, the committee have one on this point, the committee were one on this point। बताइए क्या रहेगा इसमें, बताइए। देखिए बाबू, मैं बता रहा हूँ आपको। पहली बात मैं बात करूँ कमेटी की, तो जो कमेटी है आपका, कमेटी की मैं अगर मैं बात करूँ तो जो कमेटी है, ये कमेटी आपका ये कलेक्टिव नाउन है। क्या है ये, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। और जो कलेक्टिव नाउन होता है, जो कलेक्टिव नाउन होता है ये आपका सिंगुलर भी होता है, ये आपका सिंगुलर भी होता है और ये आपका प्लूरल भी होता है। ये सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है, इस बात को याद रखिए। सिंगुलर कैसे पहचानोगे, अगर सेंटेंस में इट्स लगा हुआ है तो समझ जाना सिंगुलर है, और सेंटेंस में अगर देयर लगा हुआ है तो समझ जाना वो किसका काम कर रहा है, प्लूरल का काम कर रहा है। कमेटी हो गया, जूरी हो गया, ठीक है, इस तरीके से ये वर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। कैटल हो गया, है ना, ये इस तरीके से जो एग्जाम में कई बार क्या किए गए, क्वेश्चन से पूछे गए, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा, बताइए क्या। कमेटी वाज डिवाइडेड, जो कमेटी थे वो डिवाइड की गई ऑन दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर जो है। द कमेटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट, हाँ, द कमेटी हैव on one on this point, the committee were on this point। देखिए ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल क्या कहते हैं, on this point, ठीक है, ये वन दे दिया है ना, ये भी वन दे दिया इसने, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, द कमेटी वाज डिवाइडेड, वन यहाँ पर भी इसने दे दिया है, यहाँ पर भी इसने वन ऑन दे दिया है, इसने क्या कर दिया, वन ऑन दे दिया इसने, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ये, आपका ऑप्शन क्या होगा, वाज डिवाइडेड ऑन रहेगा, वन नहीं रहेगा, याद रखो, वाज वन ऑन दिस नहीं रहेगा, वाज डिवाइडेड है ना ऑन दिस पॉइंट, ये आपका सही होगा, ठीक है, वन नहीं रहेगा, याद कर लेना बाबू इसके साथ, ठीक है। यहाँ इट्स और देयर वाला कंडीशन नहीं था, फिर इस कंडीशन को फिलहाल आपको याद रखना है। मैंने बताया कि मैं क्वेश्चन बताऊंगा, अगर एक ऑप्शन में सॉल्व करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन में सॉल्व करवा रहा हूँ, तो बहुत सारे नियम सीखेंगे। Which of the following is an example of simile? सिमिली बताए, सिमिली एक फिगर आप स्पीच होता है, सिमिली एक फिगर आप स्पीच होता है ना। सिमिली का मतलब क्या होता है, उपमा अलंकार, है ना, जब तुलना किया जाता है, ठीक है। यानी इसमें इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान सेंटेंस में एज लाइक
एज, लाइक, सो। अगर ये तीनों वर्ड अगर सेंटेंस में लगे हैं तो समझ जाना वो फिगर ऑफ स्पीच सिमिली होगा। देख लेते कहाँ पे लगा हुआ है। एन एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, ये बिल्कुल नहीं है। ये आपकी मैं अगर बात करूँ तो ये क्या कह सकते हैं, पर्सोनिफिकेशन मैं कह सकता हूँ। ये आपका पर्सोनिफिकेशन है। अगर मैं इसकी मैं बात करूँ तो पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सिमिली। सिमिली की पहचान होती है एज, लाइक, सो, एज, लाइक, सो, एज, लाइक, सो, ये तीनों वर्ड। ये पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। लाइफ इज अ ड्रीम, ये मेटाफर है। ये मेटा, ऐसा क्यों मैं पहचान पा रहा हूँ, इसको मैं फिगर ऑफ स्पीच किसी दिन में एक्सप्लेन करूंगा। ये ए लाई हैज नो, झूठ के पास पैर नहीं होते, ये भी पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन ये भी आपका है, ये भी आपका पर्सोनिफिकेशन है। और आई वंडर एज, देखो यहाँ पर एज दे दिया, इसलिए ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है बाबू, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। यानी 27 का जो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 27। बताओ किसी को कोई समस्या, बताओ अगर किसी बंदे को कोई समस्या तो बताओ, किसी बच्ची को कोई समस्या तो तुरंत बताओ मुझे। चलो आगे चलते हैं, क्या है, चलिए बताइए। 28 क्वेश्चन नंबर 28 में क्या सही है बताइए। मुझसे पहले आप कमेंट में बताने का प्रयास कीजिए, उसके बाद अपना आंसर मैच कीजिए। इससे क्या होगा, आपका प्रिपेयर होगा अच्छी तरीके से, पूरा क्या हो जाएगा, आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। ये जो सेंटेंस है उसको एक्टिव वॉइस में हमें क्या करना है, चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है ना। मतलब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस दिया हुआ है, हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे। एक्टिव वॉइस में हम जानते हैं, बताया क्या हूं मैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इसको एक्टिव वॉइस दिया, पैसिव वॉइस दिया, एक्टिव में चेंज करना, मतलब जो ऑब्जेक्ट रहा हो उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो द ओमन हमें क्या कर देंगे, सब्जेक्ट कर दूंगा। तो द ओमन मैं पहले लिखूंगा यहाँ पे, द ओमन हो जाएगा, द ओमन। अब वाज वर्ड से बना हुआ है, इससे बना हुआ, वाज वर्ड से बना हुआ, तो इसका मतलब क्या रहा होगा, पास्ट इंडेफिनिट रहा होगा। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सोड, सोड हो जाएगा। अब सोड वाला देख लेते हैं, क्या पे, यहाँ देखो माइट है, यहाँ माइट है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। यहाँ वाज सोन, वाज सोन तो समझ में आता है ना। न्यू बॉर्न वाज सोन, ये भी समझ में आता है, लेकिन कैसे, ये तो पैसिव में दे दिया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, पैसिव में दे दिया इसने। हैज सोन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये सोड, ये आपका होगा। मतलब ये सेंटेंस पैसिव में था बाबू, और एक्टिव में चेंज करना है। अब हमें कैसे पता चला कि ये वाज वर्ड है, तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस वाज वर्ड से बनता ही है। याद रखो, जितने भी इंडेफिनिट होते हैं सब अपने, जितने याद रखो इसे, जितने भी इंडेफिनिट टेंस होते हैं, इंडेफिनिट टेंस होते हैं, सब अपने अगले वाले का हेल्पिंग वर्ब लेता है, कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेता है, याद कर लो। और पैसिव वॉइस में B3 हमेशा लगा होता है। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ एडवर्स, बताइए एडवर्स का क्या होगा, एडवर्स का एंटोनिम्स क्या होगा, एडवर्स का एंटोनिम क्या होगा बताइए, एडवर्स का एंटोनिम क्या होगा बताइए। देखो इसका मतलब होता है हानिकारक होता है, इसका मतलब क्या होता है, हानिकारक होता है, हानिकारक। अब इसमें बताइए क्या होगा, इनिमिकल होगा, फ्रेंडली होगा, अनबिलिंग होगा, हॉस्टाइल होगा, क्या होगा बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए। देखिए इसमें एक शब्द है फ्रेंडली, फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, मित्रवत, यानी जो अच्छे से व्यवहार करे, जिससे आपका कोई नुकसान ना हो, तो उसका उल्टा पूछा भी था भाई, फ्रेंडली। फ्रेंडली इज द करेक्ट आंसर ऑफ द एडवर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, क्या होगा 30। फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए, बताइए क्या होगा फिल इन द ब्लैंक्स में, जल्दी से जल्दी आंसर देने का प्रयास कीजिए बाबू आप लोग, मुझसे पहले ट्राई टू गिव द आंसर। बड़े ये प्रोवर्ब कहावत है, ब्लड इज थिकर देन वाटर होता है, याद रखो थिकर कहाँ है, ब्लड इज थिकर देन वाटर। जाहिर सी बात है जो खून होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, थिक मतलब थोड़ा मोटा होता है हल्का सा, है ना। और जो वाटर होता है वो क्या होता है, थिन होता है। जो वाटर होता है वो थिन होता है, और जो ब्लड होता है हमारा वो गाढ़ा, कहते हैं गाढ़ा होता है, थिक माने यहाँ पे गाढ़ा हम कहेंगे। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट के साइंटिफिक स्टडी क्या कहेंगे बताइए। ये देखिए माइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फंगी,
स्टडी ऑफ फंगस या फंगी को भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है एंटेमोलॉजी, होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। मेट्रोलॉजी क्या होता है, इसमें मेट्रोलॉजी क्या होता है बताइए? स्टडी ऑफ ये किसका, मेट्रोलॉजी क्या होता है? ये स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं तो एटमोलॉजी कहते हैं। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर ये होता है, इसको आप लिखते चलेंगे। और क्रिमिनोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ क्रिमिनल्स, क्रिमिनल देखो लिखा ही है, क्रिमिनल, स्टडी ऑफ क्रिमिनल्स। तो इंसेक्ट का पूछा था तो एंटेमोलॉजी, इंसेक्ट का पूछा था तो एंटेमोलॉजी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। जो वैज्ञानिक इंसेक्ट हैं, कीटाणुओं पे, जीवाणुओं पे क्या करते हैं, कीटों पे जो है अध्ययन करते हैं, उसे एंटेमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी कहते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा बाबू, ये सब नोट डाउन आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, बताइए इसका आंसर बताइए सभी लोग, जल्दी से जल्दी बताइए। ये दिया है आपका, समझ जाओ, ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच है, और इसने इनडायरेक्ट बना करके दिया हुआ है, मतलब ये इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट स्पीच है, और हमें क्या बनाना है? डायरेक्ट स्पीच बनाना है भैया, डायरेक्ट स्पीच बनाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, यानी आई आस्क्ड, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, तो निश्चित तौर से क्या रहा होगा? आई सेड रहा होगा, कन्फर्म है, आई सेड रहा होगा, आई सेड कामा इसे लगाते हैं भैया। वाई कंजक्शन, WH फॉर्मर कंजक्शन है, तो वही सेंटेंस उसी से स्टार्ट हुआ होगा, उसी से ही स्टार्ट हुआ होगा, वाई रहेगा। अब ही चेंज है, या तो ही रहा होगा या तो आई रहा होगा, कन्फर्म मैं बता रहा हूँ। अब हम देख लेते हैं क्या भैया, यू यहाँ पर देख लीजिए, यू सेकंड पर्सन है तो उसने ही कर दिया है। और देख लेते हैं डू नॉट, ये बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। यू आर, ये बिल्कुल नहीं होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये बिल्कुल नहीं होगा। आर यू से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, तो ये हो जाएगा, क्योंकि वाई इसी में आया है। कहाँ गया? वाई इसी सेंटेंस में ही आया है, और किसी सेंटेंस में वाई आया ही नहीं है। ये सैड वाला कभी कभी पहले लिखा रहता है, कभी कभी बाद में लिखा रहता है, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। इनडायरेक्ट स्पीच कैसे भी कर सकता है, वो पहले भी लिख सकता है ये रिपोर्टिंग स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच बाद में कर सकता है ना, बाद में भी कर सकता है, पहले भी कर सकता है, ऐसा आ सकता है। ये थॉट है, यू कैन डू एनीथिंग, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। बाबू, इस संसार में आप सब कुछ कर सकते हो, बस सिर्फ आप उस चीज को आप ठान लो, अपने आप पे विश्वास रखो कि अगर मैं तन मन धन के साथ कंसिस्टेंसी बना करके अगर मैं चलूंगा इस व्यक्ति के साथ, इस किताबों के साथ, इस पढ़ाई के साथ, तो निश्चित तौर से किताबें, ये पढ़ाई, ये शिक्षा हमें काम देंगी, ये टीचर हमें काम देगा, ये चीजें हमें काम देंगी, तो निश्चित तौर से उसके साथ आपको लगना पड़ेगा भैया, ऐसे नहीं मिल जाएगी। आगे देखने क्या है, पुट द वर्ब्स ब्रैकेट इनटू द करेक्ट प्रेजेंट टेंस। हमें क्या करना है, जो ब्रैकेट में वर्ब लिखा उसका हमें प्रेजेंट टेंस बना देना भैया, प्रेजेंट टेंस बना देना है। तो माई डॉटर, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आंसर इसका माई डॉटर है, तो डॉटर ही बनेगा, डॉटर। प्रेजेंट टेंस में लिखना नेबर है। देखो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अगर डू नॉट या डज नॉट लिखा, डू नॉट या डज नॉट लिखा है, तो इसके साथ सिर्फ B1 आता है, यस आई यस या यस नहीं आता है। लेकिन अगर उसमें नेवर लिखा हुआ है तो वर्ब में यस या यस जोड़ देते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो माई डॉटर सिंगुलर नंबर है, तो नेबर का कोई मतलब नहीं, राइट का राइट्स हो जाएगा, राइट्स हो जाएगा। टू मी सो, फिर आई इसने दे दिया, आई नेबर फिर दे दिया इसने, तो यहाँ पर आपके पास नोज नहीं होगा, नोज यहाँ पे इसलिए नहीं होगा, आई नेबर लिखो पहले, आई नेबर, यहाँ पे नोज नहीं होगा, नोज नो ही रहे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई प्लूरल दे दिया, आई प्लूरल दे दिया, जानते हैं प्लूरल के साथ यस या यस नहीं लगता, तो आई नो व्हाट सी सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे डू का डज हो जाएगा, डू का क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। देख लेते हैं भैया कौन सा सेंटेंस है ये, कौन सा सेंटेंस है ये भैया, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे माई डॉटर नेवर राइट्स टू मी, आई नेवर नो व्हाट शी इज डूइंग, ये तो गलत हो गया। माई डॉटर
नेवर राइट टू मी, ये तो गलत हो गया। इसमें देख लेते हैं, माई डॉटर नेवर राइट्स टू मी सो आई नेवर न्यू व्हाट शी डज। प्रेजेंट टेंस में लिखना था तो इसने न्यू दे दिया यहाँ पर, तो न्यू दे दिया, तो न्यू दे दिया यहाँ पे न्यू दे दिया। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन क्या होगा? 1 होगा। अब यहाँ देखिए इसने सी इज डूइंग दे दिया तो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया, इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। अगर डज भी दे देते तो डज वाला भी हमारा आंसर सही होता। अगर ये इतना नहीं लिखता सी इज डूइंग, अगर ये इतना नहीं लिखता, सिर्फ अगर वो डज लिख देता तब भी हमारा आंसर क्या होता बाबू? सही होता। ठीक है, इज डूइंग दे दिया तब भी ये सही है क्योंकि ये भी प्रेजेंट टेंस का ही हिस्सा है। ठीक है ना। और ये सब न्यू दे दिए थे, न्यू। नो का सेकेंड फॉर्म न्यू होता है, और जो न्यू होता है ये पास्ट फॉर्म होता है, पास्ट फॉर्म में नहीं लिखना था। पिक आउट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द कंटेंकरस। कंटेंकरस मतलब झगड़ालू होता है। इसका मतलब क्या होता है? झगड़ालू होता है ना, झगड़ालू होता है। इसका मतलब क्या होता है? झगड़ालू। झगड़ालू कैसे लिखेंगे यार, है ना। चलो कंटेंकरस का मतलब क्या होता है? झगड़ालू। क्या आता है? चलो झगड़ालू, हाँ झगड़ालू। हिंदी थोड़ा सा यार मेरा, है ना, इस तरीके से, है ना। झगड़ालू। देखिए नॉइजी मतलब शोर होता है। क्वायरल एक शब्द होता है, क्वायरल। क्वायरल का मतलब क्या होता है? झड़कना। इसका मतलब खरोचना होता है, खरोच, है ना। जिस रिस्पेक्ट में मतलब क्या होता है जानते हैं आप अच्छे तरीके से, है ना, अनादर करना। ठीक है, तो ये मतलब था इसका। क्वायरल का मतलब झगड़ा होता है ना। क्वायरल का मतलब क्या होता है? झगड़ा होता है। इस बात को याद कर लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बाबू। पिक आउट द सेंटेंस दैट है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देख लेते हैं पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड होते क्या, याद कर लो। डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स होते क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं बाबू दिस, दैट, दिस, दोज। ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स देख लेते हैं कहाँ पर हैं। इसमें भी नहीं है तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। दिस काइंड, दिस तो दिया हुआ है इसमें भी गलत हो गया, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन आपका 2 देखिए, दिस दिया हुआ है आपका, है ना। दिस आपका दिया हुआ तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। दिस, दैट, दिस, दो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स हैं, याद रखो। जिस सेंटेंस में लगा होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच आर्टिकल हैज बीन रॉन्गली यूज्ड। ये सेंटेंस में बताना है कि किस सेंटेंस में जो आर्टिकल ए एंड द होता है, इसमें किसका यूज किया गया है। एक बात याद रखो बाबू कि जो एन होता है ये हिंदी के वावेल से पहले हिंदी के वावेल के पहले लगता है। इस बात को आप याद रखना, लगता है। ए एन से कोई मतलब क्या होता है? ए ई आई से कोई मतलब नहीं होता। ए ई आई ओ यू, इससे कोई मतलब नहीं होता, याद रखो बाबू। अगर प्रोनाउंसिएशन करने पे हिंदी का वावेल निकलना तब तो लगा देंगे, अब याद रखो। और दा जानते हो आपकी फिक्स चीजों के लिए लगता है। ए पीपल शुड बी ओबे हिज टीचर, ये तो सही हो गया। 12 इंचेस मेक अ 4, सही हो गया। ही इज अ यूरोपियन। अब देखो यहाँ पर अगर कोई बच्चा अगर ई देखता तो यहाँ पे कोई एन क्यों नहीं लगाया इसने यहाँ पर एन इसलिए नहीं लगाया कि यहाँ पे लिखा यूरोपियन, लिखा है यूरोपियन। अगर मैं इसको लिखूंगा हिंदी में तो ऐसे ही तो लिखूंगा भैया, यूरोपियन मैं लिखूंगा ऐसे ना, ऐसे तो लिखूंगा भैया। और देखो यहाँ पे पहला लेटर या आ गया, और या जानते हो हिंदी का क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है बाबू। या क्या होता है? हिंदी का कॉन्सोनेंट होता है। जब हिंदी का कॉन्सोनेंट हो तो ये भी सही हो गया। ही इज ए एम ए, देखो कैसे लिखोगे? एम ए ऐसे लिखा है, एम ए, इसको आप ऐसे लिखोगे एम ए, तो इसका पहला लेटर ए आ गया। और ए क्या होता है? हिंदी का स्वर होता है, हिंदी का वावेल होता है। और जब हिंदी का वावेल होता है यहाँ पे एन होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? एन, यानी यही आपका इनकरेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट। याद कर लेना कोई शॉर्ट फॉर्म, एक मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ कार्डिनल एडजेक्टिव, एम ए, एस एस बी, है ना, LLB, इस तरीके MLA, है ना, इस तरीके से अगर सेंटेंस आता है याद कर लेना, वो चीज़ आपके वहाँ पर एन का यूज कर लेगा। जैसे मैं कह सकता हूँ, जैसे वो कहेगा ही
AZ डैश MLA, यहाँ पर क्या भरना है, ए भरोगे या आयन भरोगे, बताओ आप लोग। यहाँ क्या भरोगे, यहाँ पे ए भरोगे या आयन भरोगे, बताओ। यहाँ पर आपको यू विल हैव टू गो विथ आयन, यहाँ पे आपको आयन के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे MLA आ रहा है। शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखा है तो याद कर लेना, वहाँ पे आयन का ही यूज करोगे। चलो आगे चलते हैं बाबू, गर्मी बहुत है भैया आप। चलो इसमें देखते हैं भैया, ये तो मैंने फॉन्ट बहुत छोटा कर दिया था, क्या दिखाई दे रहा सभी बच्चों को, क्या फॉन्ट दिखाई दे रहा, मैं देख लूँ थोड़ा सा। हाँ ठीक है, बहुत क्लियरिटी है, ठीक क्लियरिटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं है। चलिए इसमें बताइए आप क्या होगा इसमें, जल्दी जल्दी बताइए। कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग गिवन पैसेज, क्वेश्चन नंबर 30 to 40 भी इसी से करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 30 to 40 जो है क्या करना है, 36 to 40 आपको इसी से क्या करना है, ठीक है। कह रहा है द वर्ड कंजस्टेड इन द पैसेज, कंजस्टेड का क्या मतलब होता है आपको पता बहुत अच्छे तरीके से। कंजस्टेड का मतलब होता है जहां पर स्थान ही ना हो जाने का, सही है ना, कहते हैं कंजस्टेड, ये कहते हैं ये एरिया बहुत कंजस्टेड है। कंजस्टेड मतलब जहां पर वो स्थान जाने लायक ही ना हो, तो हम क्या कह सकते हैं, द प्लेस कैन बी एक्सेस्ड बाय पुलिस, कहता है वो स्थान जहां पुलिस पहुंच सकती है, एक्सेस मैंने पहुंचना, द प्लेस हैज नो पुलिस, ये एकदम करेक्ट आंसर है। एक ऐसा स्थान जहां पे स्थान ही ना हो, मतलब बहुत सकड़ा हो। ए हेलीकॉप्टर कैन हॉवर व्हाइल एन एरोप्लेन कैन नॉट, अकॉर्डिंग टू द, मतलब हेलीकॉप्टर तो वहां आ सकती है लेकिन एरोप्लेन नहीं आ सकती है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज। हॉवर, हॉवर का क्या मतलब होता है, देखो हॉवर मतलब होता है कि इसे मान लो कि ये बहुत बड़ा बिल्डिंग है ना, उस बिल्डिंग पे से कोई बनाया गया हेलीपैड बनाया गया, तो उसी को हॉवर कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं बाबू, हॉवर कहते हैं, ठीक है। तो स्टे एट वन प्लेस इन द एयर, ये आपका सही होगा, मतलब हवा में ही एक ही स्थान पे रुक जाना, है ना, उसे कहते हैं हॉवर कहते हैं। हॉवर मतलब तो ऊंचाई पे से रुके रहना, उसको कहते हैं हॉवर कहते हैं। कि हवा में भी एक ही स्थान पे रुके रहने को हॉवर कहते हैं। पॉइंट आउट ग्रामेटिकली तरीके से परफॉर्म, परफॉर्म माने क्या होता है, परफॉर्म करना, है ना, परफॉर्म में क्या होता है मतलब प्रदर्शित करना, और किसी वर्ड के लास्ट में ना आ जाता तो वर्ब होता है, याद कर लेना, वर्ब है ये, परफॉर्म क्या वर्ब है, याद कर लेना। Why is helicopter used an ambulance, कहता है हेलीकॉप्टर को एम्बुलेंस के रूप में क्यों यूज किया गया है। जिस तरीके से जो एम्बुलेंस होती है कोने कोने में पहुंच जाती है, उसी तरीके से हेलीकॉप्टर भी जहां ना पहुंच सकते हैं वहां भी पहुंचने के प्रयास करती है वो, ठीक है। कोई दिया पे इट रीचेस द इनएक्सेसिबल प्लेसेस इजिली, इनएक्सेसिबल प्लेसेस इजिली का मतलब होता है कि जहां ना पहुंच सके कोई वहां हेलीकॉप्टर आसानी से पहुंच जाती है। कहता बेरी का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, बेरी का पार्ट्स ऑफ स्पीच प्योर एडवर्ब है बाबू, याद कर लेना। बेरी का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्योर एडवर्ब होता है, याद कर लेना। बेरी क्या है, प्योर एडवर्ब है, याद कर लेना, ठीक है ना। इस चीज को आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। तो ये सारा का सारा चीज क्या था, पैसेज सही था, क्योंकि ग्रामेटिकली तरीके से बहुत ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं था। आप इसको पढ़कर भी क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, और नहीं भी पढ़ेंगे तो ये अंडरस्टूड क्वेश्चन थे। अंडरस्टूड क्वेश्चन मतलब कि अपने आप से इसको थोड़ा बहुत जानते हैं तो अपने आप से ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर थे, ठीक है। किसी बच्चे को अगर कोई समस्या हो बाबू तो तुरंत कमेंट करके बताओ कि सर पढ़ाइए, लेकिन स्लो पढ़ाइए, आराम से पढ़ाइए, तो मैं जैसा आप कहोगे वैसा मैं पढ़ाऊंगा यार, ठीक है। लेकिन बताओ तो कम से कम, बाकी मैं तो बेस्ट दे ही रहा हूं। चलो, बीज आर केप्ट इन, बीज आर केप्ट इन, देखिए ये क्या होता है, इसे कहते हैं गोदाम, इसे क्या कहते हैं, गोदाम, जहां सामान रखते हैं, गोदाम, गोदाम जहां सामान, सामान को क्या करते हैं, जहां पे रखते हैं, ठीक है। ये एन एक्वेरियम, एक्वेरियम है कि जहां पर कोई जल, जैसे मान लो कि जल में कोई मछली पालन हम कह सकते हैं, मछली पालन यहाँ का, मछलियों को यहाँ पे रखते हैं, मछलियों को यहाँ पे रखते हैं। नर्सरी जानते हैं क्या होता है, बच्चों वगैरह को यहाँ पे रखते हैं, है ना, बच्चों को। ये एन एपायरी, एपायरी का मतलब होता है जहाँ मधुमक्खियों को, बीज को जहाँ पे रखते हैं उसे कहते हैं, ठीक है। यानी आपका क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। ये सब लिख लो बाबू, है ना, इससे बहुत काम आएंगे। द आइडियम ग्रीन आइड मॉन्स्टर कहता है जिसकी आंखें राक्षस जैसी हो, हरी हो, राक्षस जैसी हो, है ना, वो हमेशा ईर्ष्यालु बंदा होता है, वो हमेशा कैसा ईर्ष्यालु बंदा होता है ना, याद रखो, ईर्ष्या से भरा रहता है वो, है ना। नफरत नहीं करना चाहिए बाबू हमें किसी से, ठीक है, मिलजुल करके प्रेम के साथ रहना चाहिए।
चलिए ये क्वेश्चन टैग है, ये क्या है? क्वेश्चन टैग क्या होता है कोई बताएगा हमें? क्वेश्चन टैग क्या होता है? क्वेश्चन टैग देखो क्या होता है, मैं बता दूं बाबू, याद रखो। क्वेश्चन टैग जो सब्जेक्ट और प्लस हेल्पिंग वर्ब का बनता है ना। क्वेश्चन टैग में होता क्या? क्वेश्चन टैग में होता क्या? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है और प्लस सब्जेक्ट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगर वो निगेटिव है, अगर निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, याद कर लो इसको। अगर वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका निगेटिव बनेगा। ये होता है, ये रूल होता है। ये रूल जो मैं बोलता हूँ उसको आप लिखते चलो बाबू। क्या मैंने बोला कि क्वेश्चन टैग ये सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का बनता है। क्वेश्चन टैग हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट बाद में लिखते हैं। निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। इस चीज को आपको लर्न करना है, ठीक है। आप देख लेते हैं पीपल शुड नॉट। अब यहाँ देखो शुड नॉट दे दिया तो हमें पॉजिटिव वाला चाहिए, यहाँ नॉट वाला दे दिया होगा नहीं, यहाँ नॉट वाला दे दिया होगा नहीं, शैल तो होगा ही नहीं, पहली बात तो शुड ही होगा। वही मैंने बताया अभी जस्ट कि क्वेश्चन टैग में क्या बनता है? हेल्पिंग वर्ब पहले, तो शुड पहले इसने दे दिया और सब्जेक्ट को बाद में लगाते हैं, तो सब्जेक्ट इसने बाद में लगा दिया, बिल्कुल सही होगा। इंट्रोगेटिव था तो इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन टैग में इंट्रोगेशन वाला होता है, याद रखो। क्वेश्चन टैग होगा भाई हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन टैग मतलब क्या होता है? प्रश्न पूछना और क्वेश्चन मार्क लगेगा ही। टू च्यू द कट करेक्टली मीन्स, बताइए इसमें क्या होगा? टू च्यू द कट करेक्टली, इसका मतलब होता है टू मेडिएट, टू मेडिएट, है ना, बड़ी परेशान हो जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ बाबू, ठीक है। और अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको। चलिए ये देखिए क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, बताइए क्या होगा? बताइए असेम के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आफ्रेड हो गया, अवेयर हो गया, ठीक है, अनअवेयर हो गया, असेम हो गया, ठीक है, असेम्ड हो गया, ठीक है। इसके साथ याद रखिएगा हमेशा फॉन्ड हो गया, ठीक है। इन सब के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आफ्टर लगता है। फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगता है? तो देखो असेम्ड है, फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ हो जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट चॉइस। वुड हैव गॉन, यहाँ देखो दिया है एक क्लॉज बना, मैं आपको बताता हूँ, हमेशा क्लॉज में बताता हूँ आपको। क्या मैं बताता हूँ कि अगर क्या होता है, एक मेन क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है आपका, ठीक है। तो अगर फर्स्ट क्लॉज देखो फिल इन द ब्लैंक फर्स्ट क्लॉज में भी दे सकता है, सेकंड क्लॉज में भी दे सकता है। सेकंड क्लॉज, ठीक है। यहाँ देखो एक क्लॉज ये है ना, क्लॉज होता है क्या? सब्जेक्ट वर्ब मिलके आप क्लॉज बन जाता है, ठीक है। तो देखो अगर पहले में फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, डिसाइड दूसरा क्लॉज देख करेगा कि क्या यहाँ पे आएगा, और दूसरे में आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया है तो पहला क्लॉज डिसाइड करेगा कि उस वहां क्या फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। देखो ये कंडीशन होता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस बी3। अगर ये दिया है तो इसका होता है यहाँ पे दूसरे क्लास के कंडीशन बनता है, मतलब इफ वाला होता है। पहले बात यहाँ इफ लगा रहा था या इफ नहीं लगा फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे इफ लगा रहता है, याद रखो सब्जेक्ट होता है प्लस क्या कहते हैं, प्लस आपका वर्ब माने हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, ऐड होता है। क्या होता है? ऐड होता है, ठीक है। ये चीज आपको क्या करना है, रख लेना, ठीक। ये चीज आपको क्या करना है, कर देना, ठीक है। यहाँ पर ये आपको स्टोर्ड क्या होता है, आपका थर्ड फॉर्म होता है ये आया, है ना, ये आपका हेड। वास्तव में आप ये क्या बता रहा है, कंडीशन बता रहा है, वास्तव में आपका क्या बता रहा है, कंडीशन बता रहा है। ये भी याद रखो, है ना। चलो आगे चलते हैं बाबू। क्लास में किस दिन लेकर के आऊंगा मैं, सेंटेंस में बताऊंगा। फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द स्वॉर्ड एंड पेन इज मोर पावरफुल। कहता क्या है कि स्वॉर्ड, कहता ऑफ द स्वॉर्ड, जो मैं बता रहा हूं आपको, लिख रहा हूं पहले इसमें, क्या रहा देखो, ये जो ऑफ होता है बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बाबू,
जो ऑफ होता है ये सिलेक्शन का काम करता है। ये ऑफ जो होता है किसका काम करता है? सिलेक्शन का काम करता है। सिलेक्शन माने चुनने का काम करता है। कह रहा आप द स्वॉर्ड, जो स्वॉर्ड था है ना, उसी में से जो पेन था इज मोर पावरफुल। तो हम क्या कहेंगे बताइए? देखो यहाँ पर लास्ट तो होगा ही नहीं, है ना। यहाँ लेटर मतलब क्या होता है? यहाँ पर देख लीजिए, लेटर मतलब बाद होता है, ये भी नहीं, लास्ट बचा क्या? लेटर। यानी आप द स्वॉर्ड एंड पेन, पहले वाले में से जो पहले वाला तलवार था, पेन था, वो बहुत ज्यादा क्या था? क्या है? ताकतवर है। स्वॉर्ड की अपेक्षा जो है जो पेन है वो बहुत ज्यादा क्या होता है? ताकतवर होता है। प्रीफिक्स यूज करना है, बिहेव, गाइड यूज। इसमें कौन सा आप प्रीफिक्स लगा दो? प्रीफिक्स माने पहले लगा दो आप कि अच्छा बैठ, जैसे मिस बिहेव, मिस गाइड, यहाँ पर डिसबिहेव नहीं होता, रीबिहेव नहीं होता, इनबिहेव नहीं होता, मिसबिहेव, मिस गाइड, मिस यूज। ये तीनों वर्ड आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, ठीक है ना। चलो बहुत आसान है, इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चलिए 48 बताइए क्या होगा? 48 का जहाँ कॉन्सेप्चुअल रहेगा वहां मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा बाबू, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बताओ, जहाँ कॉन्सेप्चुअल नहीं रहेगा उसको आप खुद से कर सकते हो। नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज, याद रखो अगर नाइदर नॉर से स्टार्ट हो रहा है, आइदर आर से स्टार्ट हो रहा है, आइदर आर, तो जो वर्ब आएगा याद कर लो, इसको नोट बना करके, वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू नियरर वर्ड के अकॉर्डिंग, मतलब जो पास में वर्ड रहेगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगा। तो नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज, यहाँ एम्प्लॉइज ठीक है प्लूरल था, इसने वर्क कर दिया विलिंग टू कंप्रोमाइज, ये तो बिल्कुल सही हो गया भाई। यहाँ देख लेते हैं नाइदर के साथ विथ नहीं आता, पहली बात ये याद रखिए। नाइदर के साथ जो पेयर होता है नॉर आना चाहिए, अभी याद रखो। नाइदर का पेयर नॉर होता है तो इसका मतलब ये भी आपको गलत हो गया। नाइदर द मैनेजर बट भी नहीं देगा, याद रखो, है ना। नाइदर का पेयर केवल नॉर होता है। नाइदर द मैनेजर एंड द एम्प्लॉइज, एंड नहीं होता पेयर, याद रखो। ये भी बता क्या आपका, ये बिल्कुल सही हो गया भाई। एम्प्लॉइज प्लूरल था, इसने वर्ब को प्लूरल दे दिया, तो ये तो मैंने बताया जो अकॉर्डिंग टू नियरर वर्ड के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगा। सब्जेक्ट आपका प्लूरल था, वर्ब इसने प्लूरल दे दिया, बिल्कुल आपका सही हो गया। सेलेक्ट ऑप्शन इज द क्लोजेस्ट एंटोनिम ऑफ द असेंड। असेंड माने चढ़ना, डिसेंड माने उतरना। कहाँ पर है? डिसेंड नहीं दिया है, ये थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पे डिसेंड ही रहेगा, है ना। यहाँ डिसेंड ही रहेगा, यहाँ डिसेंड। असेंड का क्लाइम माने भी चढ़ना होता है, लेकिन असेंड और डिसेंड होता है, याद कर लो, असेंड और डिसेंड होता है ना। चलो सेलेक्ट द सेंटेंस कंटेनिंग करेक्टली यूज्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है बताइए। ये चीज मैं अपने बच्चों को बहुत बार बताता है, छोटे बच्चों से ही मैं 9th-10th से ही मैं बताना स्टार्ट कर देता हूँ ये सारी चीजें जो है ना। 9th-10th तक जो बच्चा मुझसे अच्छे से पढ़ ले, 9th to 12th कन्फर्म मैं बता रहा हूँ, आगे ग्रामर उसको कभी भी उतना प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ही नहीं, बेसिक तो एकदम मजबूत हो जाएगा। रेसिप्रोकल होता क्या? एक आपका होता है ईच अदर होता, देख लो, एक आपका ईच अदर होता है और इसका प्रयोग करते हैं फॉर टू पर्सन के लिए यूज करते हैं, और दूसरा होता है वन एनदर होता है, इसका प्रयोग करते हैं मोर देन फॉर टू पर्सन, दो व्यक्ति से अधिक के लिए यूज करते हैं। देख लेते हैं भैया, द स्टूडेंट डिस्कस्ड देमसेल्फ बिफोर द एग्जाम, जैसे इसमें तो ये नहीं है, मतलब रेसिप्रोकल वाला वर्ड ही नहीं है इसमें। द टू ब्रदर ब्लेम्ड ईच अदर, तो आया समझ में आया, यहाँ पे दो व्यक्ति भी हैं तो ये करेक्ट होना चाहिए। द प्लेयर्स कंग्रेचुलेटेड वन अनदर, तो यहाँ पर भी आफ्टर हिमसेल्फ, यहाँ हिमसेल्फ नहीं देना चाहिए, यहाँ देमसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे प्लेयर्स दे दिया, तो इसलिए ये भी आपका गलत चला गया, ये भी आपका क्या हो गया? गलत चला गया। ये तो सही था, मतलब प्लेयर्स बहुत सारे लोग थे, लेकिन यहाँ देमसेल्फ होना चाहिए था। कमेटी मेंबर्स, यहाँ पर तो है ही नहीं, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी होगा। यहाँ दो व्यक्ति थे, ईच अदर आया, दो व्यक्ति ईच अदर के लिए यूज करेंगे, ठीक है ना। सी वाला ऑप्शन इसलिए नहीं सही होगा क्योंकि यहाँ पे हिमसेल्फ दे दी, हिमसेल्फ सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, मतलब कोई एक के लिए अनदर, गलत हो गया। चूज द वर्ड करेक्टली फॉर्म्ड रूट वर्ड टू फिट द सेंटेंस। मैंने आपको कल ही बताया था
ये लास्ट आपका है, ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, इसका आपको ये होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आपको क्या करना है, स्वयं से आपको देना। बताओ बाबू, मजा आया कि नहीं यार? कुछ भी नहीं करना, 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में आपको डेली लेकर के आऊंगा ऐसे। उस वीडियो को आप मुश्किल से आधा घंटा आप देख लो, कन्फर्म मैं बता रहा हूँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही काफी बच्चों, मिलते हैं कल के वीडियो में। ओके, जो मेरा चैनल है उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके जो बड़े भाई हैं और जो अन्य व्यक्ति हैं, आपके जो दोस्त हैं, साथी हैं, सहपाठी हैं, उनको भी बताइए कि यूपी टेट सीटेट का मैं क्या कर दिया हूँ, सिलेबस मैंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है ना, चलो ओके, थैंक्स ऑल, आपकी बेस्ट ऑफ लक।